जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि आपको पता था कि समग्र मेंटोरशिप का प्रोग्राम चालू हो रहा है, तो उस प्रोग्राम के तहत ही पेपर 5 जो हमारा हिंदी का पेपर होता है, मेंस का मुख्य परीक्षा का, तो 2027 की मुख्य परीक्षा के लिए ये पहला वीडियो होगा जो पेपर 5 हिंदी के लिए आएगा। तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेंटोरशिप के तहत क्या होगा, वो तो हमें आपको बताएंगे ही। इसके अलावा इस पेपर 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को या जो आज जो वीडियो आएगा, ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये ना सिर्फ आपके पेपर 5 में बल्कि पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के हर चीज़ में आपको ये काम आएगा। कैसे काम आएगा? अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो इसमें आपको अच्छी व्याकरण लिखना, साथ ही साथ में आपको कहाँ पे विराम चिन्ह लगाने हैं, किस तरीके से प्रयोग करने हैं, ये आएगा आपको। साथ ही साथ में आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि हम अपनी भाषा शक्ति को कैसे, हम अपने वाक्यों को और प्रभावी बना सकते हैं, उसकी संरचना बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला स्टार्ट की जाएगी, जिसमें पहला पेपर हम जो पेपर 5 हिंदी का पढ़ेंगे, ये आपके अन्य पेपरों में बहुत मदद आएगा। साथ ही साथ में जो ऐसे शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इसलिए प्रभावी होगा क्योंकि उन्हें एकदम ये बेसिक से आधारभूत तरीके से इसको समझाया जाएगा, जिसमें उनकी जो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं हिंदी के विषय में, वो सब चीज़ों को दूर करने का कोशिश किया जाएगा और वो भी अपना स्कोर 150 के ऊपर ले जाने का प्रयास करें। ये हमारा इसमें प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं कि इस पेपर 5 को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी, जब हम युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, हमारा युद्ध यहाँ पे क्या है? हमारा युद्ध यहाँ पे है एमपीपीएससी को पार करना, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, जो भी आपकी चाहत है जिस पोस्ट की, वो हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? एक रणनीति बनाएंगे। जैसे एक राजा युद्ध जीतने के लिए रणनीति बनाता है, उस रणनीति में क्या शामिल होता है? उस रणनीति में शामिल होता है उसका जो सलाहकार, जो अन्य शामिल हैं। तो आपके सलाहकार में हम शिक्षक हो जाएंगे। साथ ही साथ में वो अपने शत्रु की कमियों को, अपने शत्रु की जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, अपने शत्रु की जो मजबूतियाँ हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इस चार चीज़ों के माध्यम से हम अपने किसी भी शत्रु पर या कि हम स्वयं पर भी विजय पा सकते हैं। तो जैसे कि ये राजा है जो यहाँ पे क्या रणनीति बना रहा है कि हम इस तरीके से उस पे हमला करेंगे या वो हमारे ऊपर उस तरीके से हमला कर सकता है। तो जब इन सब चीज़ों को आप जानेंगे, ये अपने शत्रु से बहुत अच्छे से परिचित होगा, तब ये शत्रु से अपने जीत पाएगा और विजय हासिल कर पाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे शत्रु ना कहें, लेकिन हमारे समक्ष जो चुनौती है, हमारे समक्ष चुनौती क्या है? सिलेबस। तो जो पेपर 5 का सिलेबस है वो हमारे समक्ष चुनौती है। उस चुनौती को हम कब पार कर पाएंगे, उस चुनौती से हम कब जीत पाएंगे? जब हम उस चुनौती को बखूबी समझ पाएंगे कि ये चुनौती जो है हमारे लिए चिंता का विषय है या हमारे लिए इससे पार पाना आसान है। वो सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी चुनौती में शामिल क्या क्या है। तो देखते हैं क्या क्या शामिल है। तो जैसे जो आपका पेपर 5 होता है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका होता है 200 मार्क्स का होता है आपका ये, ठीक है, 200 अंक का होता है आपका ये। दूसरा, यहाँ पे आपका जो इसमें समय मिलता है आपको, तो ये समय आपको मिलते हैं 2 घंटे के आसपास का समय मिलता है आपको, 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स का पेपर जो है सॉल्व करना है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लिखना नहीं। जैसे कि जीएस के जो 1 से 4 तक के पेपर होते हैं, इसमें आपको कुछ 20 शब्द में लिखने हैं, कुछ आपको 60 शब्द में लिखने हैं, कुछ 70 शब्द में, कुछ आपको 100 शब्द में लिखने हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप इस इतने सारे उसमें लिखते हैं आप जब, तो उसमें टाइमिंग का इशू आता है। जैसे 2 मार्कर जो होता है आपका, वो आप देखेंगे कि 2 मार्कर आपका 20 वर्ड्स बोल रहा है, फिर उसके बाद 60 वर्ड्स बोल रहा है 7 मार्कर, और 100 वर्ड्स में बोला जा रहा है कि आपको क्या लिखना है, 10 मार्कर
तो लेकिन ये पेपर 5 में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको शब्द सीमा का ज़्यादा खेल नहीं है। तो आपके पास आराम से लिखने की पूरी गुंजाइश रहती है। अगर आपको मान लीजिए आप क्रा ऐसे बना देते हैं, या आप जो है जा ऐसे, मतलब आपका जो पा है, ठीक है ना, वो कैसा बन जाता है, आपका जो माँ है वो पा बन जाता है। तो इस तरीके से आप उसमें धीरे धीरे लिख के, क्योंकि पर्याप्त समय रहता है, तो धीरे धीरे लिख के आप उसको कैसे कर सकते हैं, आपको इनरिच कर सकते हैं अपने पेपर को। अब इसमें हम जो आपके शत्रु की बात कर रहा था, मैं चुनौती की बात कर रहा था, वो है आपका सिलेबस। तो उस शत्रु को पार पाने के लिए ही ये जो टारगेट एमपीपीएससी 2027 का पिनाका स्टडी सर्कल ने क्या समग्र मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी के तहत हम ये वीडियो जो है, या ये जो क्लास जो है, हम उसी के तहत देख रहे हैं। इसमें देखेंगे जैसे कि डीएसपी विनय सर हो गए, और हमारे दीपक सर हो गए, और जो जोशी सर हैं, ये इनके मेंटोरशिप में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इनका मार्गदर्शन रहेगा, आपको जो भी चीज़ें जाननी होगी वो सब आपको यहाँ पता चलेगा। तो इस चुनौती में क्या क्या शामिल है, तो जो प्रश्न पत्र जो हमारा 5 है, इसका जो सिलेबस है, तो इसका सिलेबस क्या बोलता है पेपर 5 का, तो मैं बार बार पेपर 5 बोलूंगा, आप ये हिंदी का पेपर ही समझना है, ठीक है। तो इसमें एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, अभी आगे और विस्तार से आएगा। इसके बाद इसमें होता है रस, फिर छंद होते हैं। इसके बाद इसमें अनुवाद करना होता है आपको, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। फिर प्रशासनिक मानक शब्द रहते हैं, इनके अर्थ लिखने पड़ते हैं आपको। फिर संधि और समास रहता है। फिर मुहावरे और कहावतें रहती हैं। फिर आपका विराम चिन्ह हो गया, शब्द शक्ति हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, वर्तनी शोधन हो गया, वाक्य संरचना एवं प्रकार हो गया, शब्दार्थ हो गया। ये सब शामिल रहता है, आगे इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर हमें पल्लवन पढ़ना होता है। फिर मध्य प्रदेश की बोलियां हैं वो पढ़ना होता है। और फिर अपठित गद्यांश है उसको सॉल्व करना होता है। तो ये सब कुछ कुल जमा 200 अंकों का होता है। अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा बांट करके, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं, जिनका हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें अपना ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना, बस हमें अपने दिन के इनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट देने हैं। और जब तक ये क्लास संपूर्ण होगी, मान लीजिए 30 लेक्चर में या 40 लेक्चर में, तो आपको उस दौरान एक अच्छी, बहुत बड़ा आपका शब्दकोश हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ये सब कुछ आपको जो है याद हो जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी आगे देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस एक रफ बताया, अभी आप घबराइए मत, इसी को अभी सब पूरा बांटेंगे, डिकोड करते हैं, ठीक। अब इसमें ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, ये सब क्या होते हैं, सब अभी आगे आपको विस्तार से पता चलेगा। तो ये एक रफ खाका था जो मैंने आपको दिखाया सिलेबस का। अब इन सभी को मैं जो इधर से लेकर के, जैसे 3 2 5 3 8, जितनी 8 चीजें थी, इन सभी को अभी से अब मैं आपको खंडित करके पूरा एक इंटीग्रेटेड वे में जो भी आपको बताया, मैं आपको सबको अलग अलग बताता हूँ। जैसे देखिए, ये क्या है, सबसे पहला इसमें बोल रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अच्छा, अब ये बोल दिया यहाँ पे, तो क्या हमें अभी यहाँ पे इसको देखना है? नहीं, अभी हम इसको आखिरी में देखेंगे, जो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था, आप इसको ध्यान रखना। देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है, तो आपको सिलेबस में है, रस है और छंद है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने क्लियर करके रखा है कि हम रस में आपसे क्या पूछेंगे। तो रस में वो आपसे रस के अंग पूछेंगे, ठीक है। फिर रस में वो उससे उसके प्रकार पूछेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग एवं प्रकार जो है ये पूछे जाएंगे। इस जैसे अंग में क्या होता है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस तरीके से। फिर छंद हो गया, तो छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सब पूछा जाएगा। अब हम इसको, जैसे आपको ये पता चला कि ये चीज़ें तो शामिल है, अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इनको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, कि जैसे मान लीजिए हम रस पढ़ रहे हैं, तो अगर हम रस पढ़ेंगे जब, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो सिलेबस है ये समझेंगे कि इसकी मांग क्या है, कि पूछ क्या रहा है, सिलेबस क्या पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमको अलंकार आता है, हम अलंकार पढ़ने लगे, लेकिन वो सिलेबस का तो हिस्सा ही नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा सिलेबस में अगर वो चीज़ शामिल है तो उसका कितना पहलू उसको पूछना है। जैसे छंद बहुत सारे होते हैं,
ठीक है, लेकिन हमको रोला होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, दोहा सोठा चौपाई के अलावा भी वक्रोक्ति रोला ये सब होता है, पर वो हमें नहीं पढ़ना। तो मांग क्या है? तो पहले इसकी मांग क्या है? इसकी मांग ये है, इसकी मांग है कि आपसे जानना चाहता है उसके अंग बताइए और उसके प्रकार बताइए। ठीक है भाई। इसके बाद जब उसकी मांग समझ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? PYQ देखना होगा। जैसे कि कोई राजा है, वो देखेगा कि यार जो मेरा शत्रु है, उसने इसके पहले किन के साथ युद्ध लड़े हुए हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली ने बोला कि मेरे को सबसे ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेरे को जिसको चेस करना डर लगता है वो आदिल रशीद है, इंग्लैंड के। ठीक, अब उनको ये चीज पता है। तो क्या इंग्लैंड जो है, जब विराट कोहली के साथ मैच होता होगा, इंडिया टीम के साथ मैच होता होगा, तो वो नहीं देखते होंगे कि किस तरीके से इनको स्विंग करा के आउट किया जा सकता है, ऑफ स्विंग से कि इन स्विंग से। तो उसी तरीके से पिछली चीजों को देख करके, या फिर जैसे आप अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो आप देखते हैं कि जो महावीर सिंह फोगाट है, गीता फोगाट बबीता फोगाट के पिताजी, तो वो क्या करते हैं, एक थिएटर ही बुक कर लेते हैं और उसमें जिन जिन लोगों के साथ, वो इंडोनेशिया वाली हो गई चाहे जापान वाली हो गई, जिन जिन लोगों के साथ उसकी उसका दंगल हुआ है, उनकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से इसको हराया जा सकता है। तो हम PYQ देख करके यहाँ पे ये अंदाजा लगाएंगे कि हम अपनी तैयारी को किस ओर लेके जाएं, कितना कन्फाइंड पढ़ें, सिर्फ इतना पढ़ें या बहुत ज़्यादा वास्ट जाके पढ़ें। तो हम PYQ का क्या करेंगे? PYQ का अध्ययन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो मुख्य हमारी जो चीज़ है, इसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अच्छा, अब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, एक समझेंगे, इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एकदम लेह मेंटर में, आसान भाषा में। जैसे कि रस का मतलब, अब ठीक है कि भरत मुनि ने या आचार्य विश्वनाथ ने भले उसकी परिभाषा कुछ भी दी हो, लेकिन एक आसान भाषा में समझा है। जैसे कि आप मान लीजिए बोलिए कि रस क्या है, तो जैसे आनंद है तो रसात्मक वाक्यम काव्यम। या फिर जैसे बोला जाता है कि किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। ये आपने उसको आसान तरीके से समझा दिया। लेकिन वहीं पे हम उसको किस तरीके से भी देखेंगे, जो साहित्यिक तरीका है कि किस तरीके से उसमें प्रश्न लिखने के लिए, एक समझने के लिए और एक लिखने के लिए, दोनों अलग चीजें होती हैं। तो समझने के लिए कैसे, कि मैं आपको समझा दिया आसान भाषा में। फिर उसको लिखने वाली भाषा जो है उसमें भी आपको बताऊंगा कि जैसे कि भरत मुनि का श्लोक है जो, ठीक है, तो जो विभानुभाव व्यभिचारी भाव जो संचारी भाव करके जो श्लोक है उनका, वो लिखना होता है। तो हमें उन सब पे अभी न जा करके एकदम आसान भाषा में समझ करके फिर उसको, जो उसकी टेक्निकल चीज है, जो उसकी डिमांड है, उसको फुलफिल करके हम उस टॉपिक खत्म कर देंगे। तो पढ़ेंगे कैसे ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद जब हम पढ़ लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पढ़ लिया? तो तब पता चलेगा जब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ मॉक देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ टेस्ट दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये स्थाई भाव, इसका स्थाई भाव क्या है, इसका संचारी भाव क्या है। या एक पूरा मैंने आपको बता दी, कोई कविता सुना दी, ठीक है, उस कविता को सुनाने, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये मैंने आपको एक पंक्ति सुनाई, अब आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा रस है, ये इसमें स्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है या हमने जो भी आप तक को आपको अभी तक पढ़ाया है, वो सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, आपकी तैयारी उस ओर जा रही कि नहीं जा रही, आपकी तैयारी में ये अंग और ये प्रकार जो है, इसकी जो मांग है, ये पूरी हो रही कि नहीं हो रही। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो अब इसमें अंकों का विभाजन कैसे होगा, कि जो रस है, इससे इससे 5 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, और ये आपका 5 अंक इससे बनेगा। फिर जो छंद है, तो इसमें दोहा सोरठा चौपाई, इससे मिला करके 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और ये टोटल 5 अंक का होगा, और इससे मिल के बनेंगे टोटल 10 अंक। तो रस और छंद दोनों का वेटेज कितना है? 5 5 अंक है, 10 अंक हो गए। इसके अलावा जो हमने अभी ये देखा था, ये वाला पोर्शन, इसमें भी रस और छंद आएंगे, लेकिन हमें, मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि ये होगा क्या इसमें। ठीक है, तो रस देख लिए, फिर हमने छंद देख लिए कि छंद में हमें, जैसे छंद देख लिए, अब छंद में उसने स्पेसिफिक क्या बोला हुआ है कि मैं आपसे सिर्फ दोहा पूछने वाला हूँ, सोरठा पूछने वाला हूँ, चौपाई पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे दोहा आया, तो दोहा में क्या पूछने वाले हैं, कैसा होगा? एक तो ये होगा कि कोई दोहा लिखा हुआ है, हम नहीं जानते कि दोहा लिखा हुआ है, लेकिन वो मान लीजिए कोई पंक्ति लिखी हुई है और ये बोला कि पहचानो कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है, क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोलेगा कि कोई दोहा लिख के बताओ। ठीक है, आपने लिख के बता दिया कि रही मन पानी राखे बिन पानी सब सून। फिर उसके बाद इससे और क्या प्रश्न बन सकता है? इससे प्रश्न बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसके लक्षण बता दो मेरे को।
तो आप बोलोगे कि इसमें 4 चरण होते हैं, 13 11 मात्राएं होती हैं पहला चरण, और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, यति कहाँ पे होती है, लय तुक छंद कहाँ। तो ये सब चीज़ जो है आप इसमें बताएंगे, तो इसके लक्षण हो गए। तो इसके अलावा फिर इसमें आपको इसके खूब सारे उदाहरण याद करने पड़ेंगे, 5 6 उदाहरण याद कर लेंगे जैसे आप, या पहचान करना सीख जाएंगे। फिर इसमें हम मात्रा गिनना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ दोहा ही लिखा हुआ है, तो आप इसमें बताएंगे कि कितनी मात्रा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कनक लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे एक 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 मात्रा है। ठीक है, यही जैसे मान लीजिए कनका होता, तो हम इसको भी क्या कर देते, इसको ऐसे बना देते, तो ये 2 हो जाता, तो इसमें टोटल 4 मात्रा हो गई। तो ऐसे करके हम पहचानेंगे। जैसे किसी में यहाँ पे हिंदी, तो क्या लगा हुआ है, पंचमाक्षर लगा हुआ है, तो उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे काउंट करेंगे। फिर जैसे मान लीजिए स्वर लिखा हुआ है, तो इसको पहचानेंगे कि इसमें आधे को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। या फिर जैसे किसी में हलंत लगा हुआ है, तो उसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं समझेंगे हम, ताकि आप जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो आपका आएगा वो आएगा अनुवाद, आएगा ट्रांसलेशन आएगा। तो ट्रांसलेशन कैसे आएगा, कि ऐसा इस तरीके से आएगा कि हिंदी से एक अंग्रेजी में करने का आएगा। कि जैसे आपका एक आ गया कि राम बाजार जाता है। अब ये एक वाक्य, एक सेंटेंस आपको लिख के आ गया हिंदी में। अब इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आएगा अंग्रेजी से हिंदी में, आपको लिखा हुआ है कि राम गोज मार्केट, अब आपको इसको हिंदी में करना है। तो इस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में आपको क्या आएगा, ट्रांसलेशन करने को आएगा। और ये इनकी संख्या कितनी रहेगी, इनकी संख्या ऐसी रहेगी कि आगे बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे इसमें ऐसा रहेगा कि आपसे क्या पूछा, अनुवाद पूछा, तो आपसे अनुवाद पूछा। ठीक है, तो अनुवाद कैसा है, एक तो ऐसा अनुवाद है जो हिंदी से अंग्रेजी में है, दूसरा आपका वो कैसा है, अंग्रेजी से हिंदी में है। ठीक है, तो जो हिंदी से अंग्रेजी है उनकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ऐसे 5 संख्या है। अब इनकी नंबरिंग कैसी होगी, तो एक जो है 3 नंबर का है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है, ऐसे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये सब भी ऐसे ही है। तो ये सब जो है 3 3 नंबर की एक है। तो ये कितने हो गए टोटल, 5 × 3, तो ये 15 मार्क्स का ये हो गया। फिर आपका ये हो गया 5 × 3, 15 मार्क्स का ये हो गया। तो सिर्फ ट्रांसलेशन आपका कितना कितना वेटेज है इसका, 30 मार्क्स का वेटेज है आपका। 15 हिंदी से अंग्रेजी और 15 अंग्रेजी से हिंदी का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है, कि इसमें प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। ऐसे शब्द जैसे कि मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि प्रपत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये तो हम आम भाषा में इस्तेमाल ही नहीं करते। तो जो शब्द आम भाषा में इस्तेमाल नहीं किए जाते, टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे कि जो ज्योग्राफी के वर्ड होते हैं, कि जैसे आप जैसे भूस्खलन हो गया, अब भूकंप हो गया, इसके अलावा जैसे अन्य घटनाएं होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ये सब ज्योग्राफी के टर्म है। उसी प्रकार से प्रशासन के अपने कुछ टर्म है। तो प्रशासन में जो डेली रूटीन में उनकी जो बातें होती हैं, जो आपका क्या होता है, पत्र होता है, उसके माध्यम से जो बातें होती हैं, उन सब में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को प्रशासनिक शब्द बोलते हैं। जो एक क्या होते हैं, जिनके जिनकी जो औपचारिक होते हैं, जिनको आप आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करते, जो क्या होते हैं, एक विभाग में एक प्रशासनिक तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ हिंदी से अंग्रेजी होंगे। जैसे कि मान लीजिए क्या आ गया आपका, लिख के आ गया हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी में मान लीजिए लिख के आ गया आपका कि विनियोग लिख के आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हिंदी में क्या लिख के आ गया, मान लीजिए कि प्रपत्र लिख के आ गया। फिर आपका हिंदी में क्या लिख के आ गया, हिंदी में आपका लिख के आ गया मान लीजिए कि दिवालिया लिख के आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी में कुछ आ जाएंगे। तो अंग्रेजी से हिंदी में जैसे मान लीजिए क्या लिख के आ गया, एनेक्स्चर लिख के आ गया, इंडोर्समेंट लिख के आ गया। इसके अलावा क्या लिख कर के आ गया,
आपका फॉर्मेट लिख के आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन लिख के आ गया, तो ऐसे शब्दों का आपको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद बताना पड़ेगा। इसमें वर्ड रहेगा, आपको इधर ध्यान देना है कि इसमें वाक्यों का अनुवाद करना है, एक सेंटेंस रहेगा पूरा। राम गोज मार्केट, राम बाजार जाता है, एक सेंटेंस होगा। इसमें आपको शब्द दिए जाएंगे, एक एक शब्द रहेंगे, एक एक शब्द रहेंगे, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये रहेंगे आपके टोटल 30 मार्क्स के, और ये जो आपके रहेंगे ये 5-5 मार्क्स के दोनों रहेंगे, तो 10 मार्क्स के। तो ये अनुवाद वाला जो पोर्शन है इसका ही वेटेज 40 नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप अगले उसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें संधि एवं समास और मुहावरे एवं कहावतें, ये इसमें 4 चीजें शामिल हैं। जैसे कि पहला शामिल है संधि। अच्छा, अब ये सब चीजें आपने, अभी आप ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, कर चुके होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। आप सभी ने अपने स्कूली टाइम पे इसको पढ़ा ही होगा कि संधि क्या होती, समास क्या होती। नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत दूर से सुन तो रखा ही होगा, ऐसा तो असंभव ही हो कि आपने पढ़ा नहीं हो, पर सुन तो रखा ही होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे इसमें लिख दिया संधि एवं समास, अब इसमें तो कुछ नहीं लिखा कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। इसमें आपको मोस्टली जो संधि है, तो इस संधि के आपको क्या देखना है कि इसके जैसे संधि की आप परिभाषा बताएंगे सबसे पहले तो, कि संधि की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि से तात्पर्य क्या है, ये सब बताएंगे। फिर आप बताएंगे जो संधि है उसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बता दिया प्रकार, कि संधि के प्रकार होते हैं स्वर संधि, फिर आपने बता दिया कि व्यंजन संधि, फिर आपने बता दिया क्या कि विसर्ग संधि, ये आपने बता दिया। अब इसके बाद इसमें भी कुछ विभाजन होंगे, उन सब चीज़ों को देखेंगे कि संधि में स्वर व्यंजन विसर्ग के अलावा भी और कई प्रकार होते हैं, ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद हमें देखेंगे जैसे कोई प्रश्न कैसे आते, इसका PYQ देखेंगे कि जैसे कोई प्रश्न आया कि पहचानो कि ये जो शब्द है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है विद्यालय, इसको पहचानो कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। या फिर ऐसे दे दिया कि विद्यालय का संधि विच्छेद करो, दे दिया राकेश, राकेश में पहचानिए कि कौन सी संधि है, इसका विच्छेद करिए। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। कोई नियम पूछ सकता है कि इस संधि का नियम बता करके एक दो संधि का उदाहरण दीजिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर समास में भी ऐसे ही बनते हैं कि आपसे पूछेगा समास क्या होते हैं, फिर आपसे पूछेगा कि समास के प्रकार बताइए। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि समास का अर्थ पूछ सकता है, समास का प्रकार पूछ सकता है, आपसे समास का क्या पूछ सकता है, विग्रह पूछ सकता है, फिर उदाहरण दे करके उसको पहचानने के लिए बोल सकता है। ये तमाम चीजें जो है इसमें पूछ सकता है। फिर उसके बाद इन दोनों का क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें शामिल रहती हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल 5 क्वेश्चन दोनों संधि एवं समास से मिला करके आते हैं। हो सकता है 3 संधि के 2 समास के, हो सकता है 2 संधि के 3 समास के आ जाएं। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। और एक प्रश्न का अंक होता है 2, टोटल होता है ये 10 मार्क्स का, ठीक है। टोटल ये 10 मार्क्स का आपका होता है क्या, संधि एवं समास मिला के। फिर मुहावरे एवं कहावतें, तो मुहावरे एवं कहावतें में कैसे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहला इसमें ऐसा प्रश्न बनता है कि आपको मुहावरे देगा, उसके बाद ये पूछेगा कि इसका अर्थ बताइए और इसका प्रयोग बताइए। जैसे कि मान लीजिए मुहावरा कोई सा आ गया, आंख का तारा, ये मुहावरा आ गया। अब उस आंख के तारे मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है कि बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। तो आपको क्या करना है कि इसका आप बताएंगे क्या अर्थ, कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए वही मैंने बोला कि मुहावरा आ गया कि आंखों का तारा, ये आ गया, ठीक है। अब इसका आपने अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद इसका आप क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे कि ऐसा बताएंगे कि रमेश अपनी दादी का इकलौता पोता है और इसलिए वह जो है उनकी आंखों का तारा है, ऐसा बोल दिए। तो ये प्रयोग हो गया। अब इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो एक तो 5 प्रश्न सीधे इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न जो है मुहावरों से आ सकते हैं, जैसे 3 प्रश्न हो गए मुहावरों से, 2 हो गए कहावतों से, और कुछ जो है 3 कहावतों से, 2 मुहावरों से, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि मुहावरे एवं कहावतों में फिर एक अंतर क्या है, वो आ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें
प्रश्न बनते हैं, कहावतें मुहावरों में क्या अंतर होता है, सब हम आगे देखेंगे। तो ये टोटल सेगमेंट जो है संधि एवं समास मुहावरे कहावतें मिला करके 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये सिर्फ 20 मार्क्स का, और भी इनमें इसमें अभी और भी मार्क्स आगे जुड़ेंगे, आप अभी देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे 20 मार्क्स का नहीं है कि आप सोचेंगे अरे संधि में तो सिर्फ 3 नंबर 6 नंबर का आएगा, क्यों मेहनत करें। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों इतनी मेहनत करनी है इन सब चीज़ों पे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे प्रारंभिक व्याकरण की बात है। अभी हमने जो देखा उसके अलावा हमें एकदम डीप चीज पे जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीप नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा कि ये ऐसी छोटी सी चीज है जिसको हम रोजमर्रा के अपने जीवन में क्या कर देते हैं कि उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमने अब मोबाइल में आप टाइपिंग करते हैं, तो जैसे उसमें क्या आ जाता है, अपने आप ऑटो करेक्ट का मोड आ जाता है। उस ऑटो करेक्ट के मोड ने आपके जीवन में एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये डाला होगा कि आप बिकॉज को BCOZ लिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए, जो अन्य चीजें हैं उन सबको आप घटा घटा के लिख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो और इसकी रियल स्पेलिंग है वो आप भूल जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि इन एक्स ऑस्टियस की स्पेलिंग लिखो ये, तो आप भूल जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। फिर जैसे मैं आपको बोलूं कि अप्रोप्रिएट की लिखिए, तो ऊपर एक पी लगाना है कि 2 P लगाना है कि एक R लगाना है, ये भूल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं अगर कि आप लिखिए हिंदी में भी कुछ लिखिए, तो आप हम सब कैसे हो गए हैं, वो शॉर्ट फॉर्म वाले हो गए हैं। तो वो जो मीम की भाषा हो गई है, शॉर्ट फॉर्म की भाषा हो गई है, उसकी वजह से ये होता है कि जो उसके मूल शब्द हैं, जब हम, ऐसा तो नहीं कि हम परीक्षा देना छोड़ देंगे, तो जब हम उसको एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे मैं थोड़ी ना लिख दूंगा कि जल्दी आओ, ठीक है, फिर वो जल्दी जल्दी चला गया तो ए से थोड़ी ना लिख दूंगा मैं। या फिर मैं उसको, मैं आपको बताना चाहता हूँ तो FYI थोड़ी ना लिख दूंगा मैं। फिर मैं उसको ये थोड़ी ना लिख सकता हूँ इफ यू नो यू नो। तो इस तरीके से हम जो है ये भाषा, आम बोलचाल की भाषा बहुत अलग होती है। सामान्य जो प्रशासनिक शब्दावली है, प्रशासनिक भाषा जो है, और जो हम प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग होती है। तो उसमें सबका ध्यान दिया जाता है। जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, उसमें आपको विराम चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा, शब्द शक्तियों का ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने प्रशासनिक जीवन में अपने जो आपसे जूनियर हैं उनसे अभिधा लक्षणा व्यंजना में से अभिधा में बात करिए, उनसे व्यंजना में लक्षणा में बात नहीं कर सकते। अभी अभिधा लक्षणा व्यंजना क्या सब आगे आएगा। तो आप जो शब्द शक्तियां हैं इसमें जैसे अभिधा लक्षणा व्यंजना ये सब आता है। तो आप सामान्य, जैसे आप SDM हैं, आपके ऊपर DM है, आप उनसे कैसे बात करेंगे, और सर कैसे हैं, तो आप उनसे अभिधा लक्षणा में बात करेंगे ना, अभिधा शब्द शक्ति में बात करेंगे कि सर नमस्ते, या फिर जो भी गुड मॉर्निंग होगा वो उस तरीके से बात करेंगे। उनके साथ आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते ना, फॉर्मल रहेंगे आप उनके साथ। फिर उसके बाद तो जो आप प्रपत्र वगैरह लिखेंगे, जो आप क्या लिखेंगे, जैसे आप विराम चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। अब विराम चिन्ह जैसे हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले मैं एक आपको बता देता हूँ कि क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हम विराम चिन्ह देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे शब्द शक्तियाँ देखेंगे। फिर हम इसमें विलोम शब्द देखेंगे। फिर हम इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। फिर हम इसमें तत्सम तद्भव देखेंगे। फिर हम इसमें पर्यायवाची शब्द देखेंगे। फिर हम इसमें शब्द युग्म को देखेंगे। फिर हम इसमें वर्तनी शोधन देखेंगे। फिर हम इसी में ही वाक्य संरचना एवं प्रकार देखेंगे। फिर इसी में ही हम शब्दार्थ देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगेगा कि यार इतना हौच पौच हो रहा है, लेकिन देखिए टोटल 10 चीजें हैं। सभी के 2-2 अंक के क्या पूछे जाएंगे, एक बॉक्स में ही ऐसे ऐसे ही बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में ही 2-2 अंक के हर प्रश्न रहेंगे। जैसे एक बॉक्स में विराम चिन्ह लिखा हुआ है, अब उसमें लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए, और ये लिखा हुआ है या ये बना हुआ है, मान लीजिए 3 चीजें में से 2 चीजें बनी हुई है। अब ये पूछेगा कि ये चिन्ह लिखा रहेगा मान लीजिए, और लिखा है कि यह जो है अर्ध विराम का चिन्ह है, और या फिर पूछ ले ये अर्ध विराम का चिन्ह कैसा बनता है, ऐसा पूछ लेगा, या चिन्ह बना के पूछ लेगा कि ये किस विराम चिन्ह का मतलब प्रदर्शन करता है। इस तरीके से इसमें प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद हमने शब्द शक्तियां हो गई, तो शब्द शक्तियां मैंने आपको बताई जैसे अभी कि 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अभिधा, एक होती है आपकी लक्षणा, और एक होती है आपकी व्यंजना। हम अपने पिताजी से इसी में बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से इन दोनों में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है, बहुत लंबे समय से क्या है वो तैयारी कर रहा है, मेंस निकल रहा है पर इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रहा है, तो सब उसका नाम SDM रख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब वो कुछ समय के लिए, उस समय के लिए तो बहुत अच्छा है कि अरे SDM साहब आ गए, SDM साहब आ गए। एक समय जा करके जब वो उस चीज़ को सब कुछ छोड़ देगा, जब वो नहीं कर पा रहा होगा, तो भी उसको जब ये चीज़ बोली जाएगी तो वो एक व्यंग के रूप में लगेगी, अरे देखिए SDM साहब आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस भाषा में आप प्रशासन में बात तो कर नहीं सकते, तो फिर भी ये एक भाषा के बारे में बताया गया है कि शब्द की जो शक्ति होती है
कैसे आप, जिस प्रकार से जो लोग बहुत सरकास्टिक वे में बात करते हैं, जैसे हरशंकर परसाई जी का जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत व्यंग्यात्मक साहित्य है, जब उसको पढ़ेंगे समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक सामान्य तरीके से लिखी गई रचना और एक व्यंजना शक्ति में, लक्षणा शक्ति में लिखी गई रचना कितने भिन्न होती है अन्य रचनाओं से, वो सब यहाँ पे हमको समझ में आता है। फिर उसके बाद जब हम ये विराम चिन्ह वगैरह सब शक्तियाँ देख लिए, इसमें फिर अगला क्या है, इसमें अगला आपका है विलोम शब्द। अब ये सब जानते होंगे, ठीक है। विलोम शब्द क्या होते हैं? अब विलोम शब्द क्या होते हैं? जो विपरीत अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्या लिखा है, दिन, तो उसका हो गया रात, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे ऐसे याद करने पड़ेंगे कि किस चीज़ का विलोम शब्द क्या होता है, तब जाकर के हमें बहुत सारे, कम से कम, जैसे मान लीजिए कि 40 दिन क्लास चली, 40 दिन क्लास चली, मैं आपको डेली 5 विलोम शब्द दूंगा, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 200 विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सब याद हो जाएंगे। अब विलोम शब्द के बाद आप देखिए हमें क्या देखना है, विलोम शब्द के बाद हमें देखना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अब जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि जो बहुत बोलता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता है, इसको उसको क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। तो एक शब्द हो गया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसमें ऐसा हो कि वो बहुत बोलता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, उसके हाथ लंबे हैं, वो शरीर से पैर तक लंबा है, ऐसा करके अजान बाहु। तो इस इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है, तो ये सब हम आपको देंगे। फिर तत्सम एवं तद्भव पढ़ेंगे। तो कुछ शब्द जो सीधे संस्कृत में आ गए, संस्कृत से हिंदी में आ गए, कुछ संस्कृत से भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में यात्रा करते हुए हिंदी में आ गए, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए वायु हो गई, तो अनिल, समीर, पवन इसके पर्यायवाची हो गए। इस तरीके से बहुत सारे पर्यायवाची देखेंगे, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। एक पर्यायवाची ऐसा होता है कि पूर्ण होता है, एक अपूर्ण होता है, वो सब देखेंगे। फिर शब्द युग में देखेंगे कि जैसे कि शब्द युग में अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो मान लीजिए कि जैसे सार्थक हो गया, निरर्थक हो गए, इस टाइप से होते हैं बहुत सारे, वो सब देखेंगे। फिर वर्तनी शोधन देखेंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसे लिखेंगे? कब इत्री, ठीक है। तो हम बहुत सारे शब्द अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गलत लिखते हैं, उसी को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? सही करेंगे। फिर वाक्य संरचना एवं प्रकार। तो वाक्य संरचना एवं प्रकार, तो एक होता है किसके अनुसार पे? रचना के अनुसार। एक होता है अर्थ के अनुसार। तो अर्थ में जैसे मान लीजिए विधानवाचक, निषेधवाचक, इस टाइप से आते हैं। और रचना के आधार पे जैसे कौन कौन से आते हैं? रचना के आधार पे जैसे मान लीजिए आपका आता है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, इस उपवाक्य, इस तरीके से आते हैं, वो सब देखेंगे। फिर हम शब्दार्थ में जाएंगे कि शब्दार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे 10 इसमें शामिल है चीजें, इन सबको देखेंगे। और इसमें जो होता है 2 मार्क्स का एक होता है, और टोटली 20 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे पल्लवन, कि पल्लवन क्या होता है। तो आप देखेंगे इसमें दिखा हुआ है पहले से कि रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन करना। भाव पल्लवन करने का मतलब ये होता है, एक चीज होती है संक्षेपण, जैसे कोई चीज 1000 वर्ड में लिखी हुई है, इसको हमें 100 वर्ड में करना है, तो इसको हम संक्षेपण बोलेंगे। और वैसे ही जो पल्लवन होता है वो क्या होता है, कोई चीज 10 वर्ड में लिखी हुई है, उसको हम 100 से 150 वर्ड में लिखेंगे। तो किसी चीज को विस्तारित करना है, किसी पंक्ति को, किसी उक्ति को, किसी श्लोक को, किसी कविता को क्या करना? विस्तारित करना ही क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। अब उसमें हमारा विराम चिन्ह, मुहावरे, उदाहरण, ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी, तो सब इसमें काम आएगा। उसके बाद ही इसको इसलिए सेट किया गया है। और ये 5 अंकों का होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगला प्रश्न, इसमें अगला सिलेबस में टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। यहाँ पे सीधे लिखा है, प्रमुख बोलियां नहीं लिखा, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां लिखा है स्पेसिफिक तरीके से, जिसमें कि आप जैसे मध्य प्रदेश का, अगर हम जैसे मैप बनाए, एक रफ मैप बनाए, तो हम देखते हैं कि जैसे ये जो मालवी बोली है, तो आपका, जैसे मैं ऐसा बना दूं कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका मालवी बोली का आ गया, ठीक है, जिसमें आपका ये सब क्षेत्र शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखें, ये तो ये पूरा आपका धार आ गया, इंदौर वगैरह ये सब आ गया। फिर इसमें आप देखिए जो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ आपका निमाड़ी हो गया। इसके अलावा
जो पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, ये वाले एरिया जो हो गए, यहाँ पे आपका बघेली चल गई। फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपका बुंदेली भाषा हो गई, तो बोली हो गई। तो ये जो म, जितनी बोलियां हैं क्षेत्र के हिसाब से, इन सबको देखेंगे, इनका क्षेत्र देख लेंगे हम। जैसे कैसे क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं कि मालवी बोली किन क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप बताएंगे उसको कि मालवी बोली इंदौर में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर में, धार में, इसके अलावा देवास में, रतलाम में, उज्जैन में, मंदसौर, ऐसे क्षेत्र बताएंगे आप। फिर ऐसा पूछ लेगा कि मान लीजिए मालवी बोली से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि जैसे कोई बोली होगी, तो वो बोली होगी तो उसमें कुछ लिखा भी गया होगा, तो कुछ रचना पूछ सकता है उसकी। ठीक है, रचना पूछ लिया तो किसी ने लिखा भी होगा, तो उसका लेखक पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ लिया। तो ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए कि जो मालवी बोली है, इसमें विस्तार पूछ लेगा, इसका विस्तार क्षेत्र पूछ लेगा इसका। तो ऐसा ही, या फिर क्या करेगा, रचनाकारों के नाम दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये किस बोली के हैं, किताब लिख देगा, बताओ ये किस बोली के हैं। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वेरियस टाइप से। तो हम सभी टॉपिक जो है, जितनी बोलियां हैं, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, उन सब में करेंगे। जैसे कि आपने बुंदेली में आल्हा उदल सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा आपने जैसे निमाड़ी में आपने क्या सुना होगा, ये संत जो हमारे क्या बोलते हैं आपके, नाम याद नहीं आ रहा उनका, सिंगा जी हो गए, तो ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जितनी बोलियां हैं, हम इनको इस तरीके से कवर करेंगे यहाँ पे। और इनका बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं जानना, बहुत ज़्यादा इतिहास इतिहास नहीं जानना, बेसिक समझेंगे और बेसिक में सब कवर हो जाएगा। फिर अगला है अपठित गद्यांश। तो ये हम जब स्कूल में थे उस समय भी आता था कि एक, मान लीजिए एक गद्यांश पूरा दे दिया जाएगा, मान लीजिए पर्यावरण के विषय में लिखा हुआ है, और इसमें से फिर क्या नीचे नीचे क्या होगा, एक दो तीन चार से पांच प्रश्न दिए हुए हैं। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर इसमें से छांटने होते हैं, और फिर टोटल 6 प्रश्न रहते हैं, और उसको फिर लिखना होता है। तो 18 अंकों का ये होता है, 12 अंकों का भाषा होती है। इसमें अपठित गद्यांश में 6 क्वेश्चन रहते हैं, प्रति क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 18 अंक बनते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सेक्शन मिला करके कितना हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है 18 दो 20 10 30 नंबर का। ठीक है, तो 30 अंकों का ये हो गया सीधा सीधा आपका। इसके बाद अब आता है जो मैं आपको शुरू में बताया था कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पे पूछेगा कि का में आपका प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें क्या होता है, एक से ले एक 1.25, इसमें क्या होता है आपका, इस वाले पोर्शन में टोटल 25 क्वेश्चन वो पूछेगा। अब ये 25 क्वेश्चन कौन से होंगे वो हमको समझना है। कि देखिए, अभी तक हमने पूरा सिलेबस देखा। पूरे सिलेबस में हम आप देखते हैं कि जैसे जो पहला नंबर है उसमें क्या बोला उसने कि हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा, 3 मार्क्स का होगा, टोटल 75 मार्क्स का हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन इसमें क्या क्या शामिल होगा ये नहीं बताया, तो हम बताते हैं उसमें क्या क्या शामिल होगा। फिर हाँ में क्या बोला, बोला कि मैं आपसे रस पूछूंगा और आपसे मैं छंद पूछूंगा। ठीक है भैया, रस छंद पूछ लेना। फिर उसके बाद अगले में क्या बोला, गा में क्या बोला कि मैं आपसे समास पूछ लूंगा और संधि पूछ लूंगा। फिर उसने बोला मैं आपसे मुहावरे पूछ लूंगा, मैं आपसे कहावतें पूछ लूंगा। ठीक है, पूछ लेना। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे कुछ सीक्वेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला कि मैं आपसे अनुवाद पूछ लूंगा। अच्छा, तो अनुवाद कैसे पूछूंगा, जो हिंदी से इंग्लिश में हो और जो इंग्लिश से हिंदी में हो। फिर बोला कि मैं आपसे कुछ अनुवाद के अलावा वाक्य, ये अनुवाद कैसा होगा, वाक्य वाला, ये अनुवाद होगा कौन सा वाला, ये प्रशासनिक शब्दावली वाला पूछेगा। ठीक है, तो इसमें बोलेगा कि मैं आपसे 5 इंग्लिश वाले पूछूंगा प्रशासनिक शब्द, और 5 हिंदी वाले को इंग्लिश में बोलूंगा करने को। ठीक, ये मेरा टोटल कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। ये आपका टोटल मिलाकर कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये टोटल पोर्शन मिलाकर के 40 नंबर का हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या पूछ रहा है, इसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है, इसके अलावा रस छंद समास संधि हाँ। फिर उसके बाद वो एक पूरा सेगमेंट है जो इसमें व्याकरण वाला है, जिसमें आपका विराम चिन्ह है, पर्यायवाची शब्द है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, विलोम शब्द शामिल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शामिल है, शब्द शक्ति शामिल है। फिर उसके बाद शब्दार्थ शामिल है, वाक्य संरचना शामिल है। तो ऐसे मिला करके उसमें 10 × 2 टोटल 10 टॉपिक हैं, प्रत्येक 2 अंक का है, तो 20 नंबर का टोटल हो गया। इसके पश्चात उसमें आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा पल्लवन,
ठीक है। 5 मार्क्स का पल्लवन है। फिर उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, पल्लवन के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप मेरे को क्या बताइए, बोलियां बताइए। ठीक है। तो वो बोली के बारे में पूछेगा, निमाड़, मालवी। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेगा, निमाड़ मालवी के अलावा आपसे पूछेगा वो बुंदेली, बघेली, ये सब पूछेगा। फिर वो आपसे बोलेगा कि इतना जब बता दिए हो तो मेरे को अपठित गद्यांश भी बता दो। ठीक है। तो वो अपठित गद्यांश के बारे में आपसे पूछेगा कि अपठित गद्यांश जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करो। तो ये मैंने आपको सब क्यों बताया, यहाँ पे तो पीछे बता चुका था, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो ये 25 मार्क्स वाला पोर्शन है, इस 25 मार्क्स वाले पोर्शन में हमारा रस, छंद, समास, संधि, मुहावरे, कहावतें, ठीक है, फिर कुछ अनुवाद से, फिर व्याकरण वाले इस वाले पोर्शन से कि विराम चिन्ह, इसमें विराम चिन्ह लगाओ, ऐसे क्वेश्चन, फिर उसके बाद बोली वाले सेगमेंट से। तो ये 25 क्वेश्चन जो है इन्हीं सब से ही वो उठा रहा है। ठीक है। जैसे 3 रस से उठा लिया। उसके बाद आप देखिए इसमें टॉपिक कितने हैं, आप देखेंगे इसमें कि जैसे आप देखेंगे इसमें एक टॉपिक है रस, एक टॉपिक है छंद, 2 हो गए। फिर ये समास संधि हो गए 4। फिर मुहावरे कहावतें हो गए कितने, 6। फिर उसके बाद इसमें 10 टॉपिक हैं, तो 6 10 हो गए, 16। ठीक है। तो इस तरीके से इन सब में से किसी में से वो 2 क्वेश्चन बना लिया, किसी में से 3 बना लिया, और किसी में से एक क्वेश्चन भी बना लिया, तो उसको 25 क्वेश्चन इसी से ही अंदर से ही मिल जाते हैं। और इन्हीं 25 क्वेश्चनों की बौछार वो जो है इसमें करके आपको 3 मार्क्स दे करके 75 नंबर बनाता है। तो ये जो 25 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछते हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, ये इसी सिलेबस का ही एक हिस्सा है जो आपसे शुरुआत में ही पूछ रहा है, फिर सबको सेगमेंट सेगमेंट में बांट के उनसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखते हैं हम अब एक बार और मैं आपको, हाँ अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता दूं, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, जिसमें हमने क्या देखा था कि 5 हमें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने हैं और 5 हमें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने हैं। फिर हमने देखे थे कि मुहावरे एवं कहावतें हैं, तो इसका वेटेज हमने देखा था कि टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है इसका। फिर हमने विलोम शब्द देखा था। फिर हमने क्या देखा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा था। फिर हमने तत्सम देखा, तद्भव देखा, पर्यायवाची शब्द देखा। अब ये सब मैं आपको यहाँ पे दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जब इनका टर्म आएगा तो मैं आपको ये तो बता दूंगा कि प्रशासनिक शब्द क्या होते हैं, मुहावरे कहावतें क्या होती हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। लेकिन मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, 5 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दूंगा। जैसे मैं आपको 5 मुहावरे लिख के दूंगा, उन 5 मुहावरों को आपको क्या करना है, याद करना है। और जब कल अगले दिन क्लास होगी तो उसके स्टार्टिंग के 15 मिनट में, 10 मिनट में हम इनको रिवाइज करेंगे, हम इन पे बात करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या होगा, जब इन सब के 5 5 मैं आपको दूंगा, जैसे मान लीजिए इसके 5 आपको मैंने दिए, इसके 5 प्रश्न आपको दिए, फिर इसमें से तत्सम तद्भव मिला करके 10 दिए मैंने आपको, 5 पर्यायवाची शब्द आपको मैंने याद करने को दिए कि आपको 5 पर्यायवाची याद करने हैं। फिर मैंने आपको 5 विलोम शब्द दिए, फिर 10 यहाँ मुहावरे कहावते मिला के ये हो गए, फिर 5 + 5 ये हो गए। तो ये 10 हो गए, ये कितने हो गए, 10 हो गए, 10 10 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 10 40, 5 45। ये 45 चीजें आपको डेली क्या करनी है, कहीं लिखनी है, याद करनी है। और अगले दिन मैं आपको उन इन 45 में से कुछ भी आपसे पूछूं तो आपको बनना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो आप देखेंगे जब आपकी क्लास खत्म होगी, मान लेते हैं ये आपने, मैंने आपको 45 नहीं 50 का टास्क दिया और अपनी क्लास 30 दिन चली, तो आपको कितने सारे ये याद हो जाएंगे, लगभग लगभग 1500 के आसपास ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उसी तरह कबीरदास जी के दोहे की तर्ज पर हम इसको फॉलो करेंगे और चलेंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग आपके पास अच्छे खासे 300 के आसपास प्रशासनिक मानक शब्द आपको याद हो जाएंगे, जो आपको उस समय रिकॉल करने में दिक्कत नहीं जाएगी कि यार इसका मतलब क्या होता है, आप कान खुजाने नहीं बैठेंगे वहां पे। तो फिर कान खुजाना भी एक मुहावरा होता है, हम उसी टर्म में ऐसे बात करेंगे। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो समग्र मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें 3 खंड थे, एक समग्र बेसिक, एक समग्र एडवांस, एक समग्र एलीट। अगर आप इसको, अगर आपने बेसिक ले लिया तो आप एलीट में भी आ सकते हैं दोबारा कुछ अमाउंट दे करके। तो समग्र एलीट में सारी चीजें शामिल हैं। इसमें हम आपको सबसे बड़ी चीज जो है, जो लगभग लगभग 6,000 से 7,000 के अमाउंट की तो लाइब्रेरी ही फ्री दे रहे हैं इस कोर्स में, और इसकी फीस ही लगभग लगभग 10,500 है। तो आप सोचिए कि 3,000 2,500 रुपए ही सिर्फ आपको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। उसके अलावा
बेसिक में आप देखेंगे कि सब चीज़ें कवर है यहाँ तक की, जिसमें आपको ये कॉपी एवेल्यूएशन नहीं मिलेगा और मेंस स्ट्रेटजी सेशन नहीं मिलेगा इतना। बाकी ये आपको इसमें ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा इस, और इसमें आपको ओवरऑल सब कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप बेसिक लेते हैं, तो बेसिक में आपको क्या मिलेगा? बेसिक में आपको ये मिलेगा कि पेपर 1 से लेके 4 तक की सब चीज़ें मिलेंगी। फिर पेपर 5 6, जो अभी पेपर 5 पढ़ रहे हैं ये तो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर पेपर 6 भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर डिटेल टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज होगी, और पिनाका की टेस्ट सीरीज तो आप जानते हैं जगत विख्यात है। फिर करंट अफेयर का इंटीग्रेशन रहेगा उसमें। फिर पर्सनलाइज मेंटोरशिप रहेगी, जो हमने अभी पीछे हमारे मार्गदर्शक देखे थे उनके साथ आपकी मेंटोरशिप हो सकती है, पर्सनल मेंटोरशिप होगी। फिर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, कि जैसे मान लीजिए टॉपर्स को बुलाया जाएगा, इसके अलावा आपके कुछ डाउट हैं तो उनको लेकर के एक तरीके से सूची बना के आपको पूरा उसको सॉल्व करके दिया जाएगा। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा आपका। जैसे आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक परख कार्यक्रम है। उस परख कार्यक्रम में क्या है कि असेसमेंट किया जाए, वैसे ही यहाँ आपका सेल्फ असेसमेंट भी होगा और कोचिंग के द्वारा भी असेसमेंट किया जाएगा। फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग लगभग 92 के आसपास, सॉरी 52 के आसपास टेस्ट शामिल हैं, वो सब आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी। फिर 1-to-1 गाइडेंस रहेगा आपका, हैंड रिटन नोट, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको इंटरव्यू स्ट्रेटजी, मंथली स्ट्रेटजी शामिल नहीं रहेगी, कॉपी वैल्यूएशन शामिल नहीं रहेगा, एफएलटी शामिल नहीं रहेगी, इंटरव्यू गाइडेंस शामिल नहीं रहेगा, और जो फ्लैट 25 डिस्काउंट है वो शामिल नहीं रहेगा। और लाइब्रेरी जो फीस है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर आप लाइब्रेरी लेते हैं तो ये हमारे 3 प्रोग्राम हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा शत्रु है वो कैसा बर्ताव करता है, वो किस तरीके का रहा है। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और उसमें हम उसको अध्ययन करके अपने आगे की रूपरेखा बनाएंगे, और कल से प्रॉपर पूरी क्लास करेंगे। तो 2 सेकंड का मैं आपका समय रोकूंगा। तो अब देखेंगे हम, इसमें पीवाईक्यू देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछता है। तो ये 2025 का अभी जो पेपर हुआ है आपका, अगस्त में एमपीपीएससी का मेंस 2025 जो हुआ है, पेपर 5, तो उसी का ये पेपर एकदम लेटेस्ट पेपर है। इसी को देखेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं आपको इसके पहले चीज़ बताया हूँ तो कैसे उससे प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए ये 2 घंटे का होता है, इसमें टोटल 200 नंबर आते हैं। अब उसका प्रश्न क्रमांक जो 1 है, इस प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर वो 25 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। इसमें उसने बोला है अधिकतम 20 से 25 शब्द होने चाहिए, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो ऐसे 25 से 75 नंबर आपके यहाँ बनेंगे। अब इसमें आप देखिए, जो हमने पीछे देखा था कि हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है रस से, छंद से। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला उसने प्रश्न क्या पूछा, चौपाई छंद का लक्षण बताइए और उसका उदाहरण लिखिए। तो पहला उसने क्या पूछ लिया आपसे, उसने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे जो चौपाई है उसका लक्षण बताओ और उसका उदाहरण बताओ। तो आप चौपाई का उदाहरण क्या बताएंगे, लक्षण क्या बताएंगे? जैसे लक्षण में आप बताएंगे 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ऐसे बताएंगे आप। अभी आप तो ये पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। फिर उदाहरण में आप क्या बताएंगे, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये चौपाई हो गई। तो जितनी तुलसीदास की रचनाएं हैं वो सब डाल दीजिए, आप चौपाई हो जाएगी लगभग लगभग। फिर आपसे संचारी भाव क्या है पूछ लिया। अब संचारी भाव रस का भाग है, तो इसके लिए हमको रस पढ़ना पड़ेगा, तो वही रस वाला पोर्शन इसमें आ गया। संचारी भाव क्या है, संख्या कितनी होती है बताइए। फिर आपका ये श्लोक दे, एक एक मतलब क्या पंक्ति दे दिया, सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करिजान। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ लिया, छंद को क्या करें, चिन्हित करें। अब आपको इसमें छंद बताने हैं। फिर उसके बाद तो आप देखिए चौपाई छंद से क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे छंद से क्वेश्चन हो गया। तो टोटल आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो किससे हो गए, छंद वाले भाग से हो गए। वहां पे उस बोला था आपको 10 नंबर हम आपसे किससे पूछेंगे, छंद से, तो पूछेंगे ही पूछेंगे 10 नंबर का। ठीक है, सॉरी 10 नंबर का नहीं, 5 नंबर का बोला था कि हम आपसे 5 नंबर का तो पूछेंगे पूछेंगे। फिर यहाँ पे ये 2 पूछ लिया, तो ये 2 मिला के 6 हो गए, तो 11 मार्क्स हो गया ना। तो इस तरीके से जो आप पीछे पढ़ेंगे तो जो वहाँ उसके सामने नंबर दिया है उसके अन्यत्र भी आपसे यहाँ पे वो पूछेगा, उसके आपको नंबर ऐड ऑन होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पूछ लिया विभक्त रस को स्पष्ट करते हुए उसका स्थायी भाव लिखे। इसके अलावा फिर वो समास वाला जो पोर्शन था उसने पूछ लिया, द्विगु समास जो है उसकी परिभाषा दो और उसका एक उदाहरण दो।
ऐसे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जैसे पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, उसकी परिभाषा लिखो, ये पूछ लिया। आपको दिख नहीं रहा होगा उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है पीताम्बर शब्द की परिभाषा दो और उसका अर्थ बताओ। फिर यहाँ पे आप देखो, जो संधि हमने पीछे पढ़ा उसमें पूछा कि स्वर संधि का अर्थ बताओ और उसके भेदों का उल्लेख करो कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इस तरीके से उसके भेद बताने हैं। पहले स्वर संधि का आप अर्थ बताएंगे और फिर उसका भेद बताएंगे। जो पूछा है आपको अर्थ बताते हुए उसके भेदों का उल्लेख करें। जो पूछा है उसमें स्टिक रहना, ऐसा नहीं कि आपसे पूछा है भेद आप बताने लगे क्या उसके अंग, ये सब नहीं करना है। फिर जैसे पूछा संयम, तो संयम का आपको संधि विच्छेद लिखना है और उसका क्या करना है, नियम लिखना है आपको। फिर इसमें क्या पूछा, अत्याधुनिक शब्द में कौन सी संधि है उसका नियम लिखो। अब आप देखिए, पीछे संधि एवं समास से जो नंबर आ रहे थे टोटल, एक मतलब 5 नंबर 10 नंबर के आसपास वहां पे सेगमेंट था उसका, संधि प्लस समास से। तो संधि प्लस समास से आपको मिला के कितना, 10 मार्क्स का पूछ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसने पूछ लिया, एक यहाँ पे स्वर संधि का हो गया, फिर यहाँ पे फिर संधि विच्छेद हो गया, फिर यहाँ फिर संधि आ गया। इसके पीछे हमने क्या देखा था, इसके पीछे हमने देखा था पीताम्बर में कौन सा समास है। इसके पीछे हमने क्या देखा था, एक और संधि का देखा था। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन वो हो गए, तो 15 तो यहीं से आ गए। तो 15 10 25, तो ये इस तरीके से इसका वेटेज है। फिर उसके बाद मुहावरे आ गया, तो मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग लिखना है। तो ये जो 3 दिया है, तबेले की बला बंदर के सर, तलवार उठ जाना और केर बेर का संग होना, इस तरीके से पीछे जो मुहावरे एवं कहावतें पूछेगा 10 नंबर के, वो तो अलग है ही, फिर इनको पूछेगा। तो ये टोटल आपका 3 नंबर का ये हो गया। ठीक। फिर हमने देखा था व्याकरण वाले में जो 10, टोटल 10, 1 से लेकर के 10 तक सीरीज थी, उसमें विराम चिन्ह, विलोम शब्द, ये सब शामिल था। ठीक है, वो माइक में टच हो रहा है, उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, तो विराम चिन्हों के 3 प्रमुख हमको क्या बताने हैं, लाभ बताने हैं। विराम चिन्ह पीछे भी था, विराम चिन्ह के बारे में कुछ पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछा, 3 लाभ बताइए। अब 3 लाभ क्या बता देंगे आप, कि इससे क्या आता है, इससे वाक्य में एक ठहराव आता है, वाक्य में एक सौंदर्य आता है, फिर एक आता है कि पाठक को पढ़ने समझने में सहजता या सरलता या आसानी होती है, ये आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, विराम चिन्ह में से ही एक पोर्शन है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इस चिन्ह के बारे में आपको बताना होगा, क्या पूछ रहा है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अब ये आपसे जो पूछ रहा है स्टिक टू द पॉइंट, प्रश्न केंद्रित उत्तर आपको लिखना है। फिर अजिर अनि अंश अंगना असन अस्म शब्दों युग्म के अर्थ बताना। अब इस शब्द युग्म का एक क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए कि विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन ये पूछ लिया उसने। ठीक है, तो 6 नंबर का इधर हो गया, प्लस 2 नंबर का वहां पे है, तो 6 2 8 नंबर का ये हो गया। इस तरीके से हर टॉपिक के सामने जो वहाँ नंबर लिखा है उसके अलावा भी उसकी एक महत्ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा, शाब्दिक व्यंजना की परिभाषा लिखो। तो जो हमने शब्द शक्ति देखा था, शब्द शक्ति में अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 चीजें आती हैं, उसी में ही यही वो शाब्दिक व्यंजना पूछ लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर शब्द जो है बोले जाए, कुछ शब्द जो है बोले नहीं जाते, वो आंखों से ही समझ में आ जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर अवाई, कर्तव्य, अथ, इनके विलोम लिखना है। वहां 2 नंबर का विलोम तो पूछेगा ही, यहाँ पे भी उसने पूछ लिया, तो इसका 3 मार्क्स आएगा। तो 3 विलोम 3 नंबर का है, तो एक एक करके पूछ लिया कि कर्तव्य का क्या विलोम है, फिर अथ का क्या विलोम है, ऐसे करके। फिर वहां तत्सम तद्भव देखा था हमने, यहाँ भी है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखें। फिर अगला है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए उनका वाक्य प्रयोग करें। तो अनिल, अनल, तो वहां पे शब्दार्थ था या शब्द युग्म था, उससे संबंधित यहाँ पे आ गया। तो जैसे मान लीजिए अनिल जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, वायु। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कि बहुत तेज वायु चल रही है, बहुत, या फिर वायु प्रवाहमान है। और फिर जो अनल है उसका मतलब होता है आग हो गया, अग्नि हो गया। तो आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए। फिर सरल वाक्य को परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये जो वाक्य संरचना है उसमें आता है सरल वाक्य, तो वहां भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है। फिर उसके बाद आप देखिए, हमने जो शब्द शक्ति पढ़ा था, शब्द शक्ति में अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 चीजें होती हैं। तो पीछे व्यंजना पूछ लिया कि शाब्दिक व्यंजना के बारे में बताओ, यहाँ पे पूछ लिया आपसे उपादान लक्षणा को बताओ और उसका एक उदाहरण दो। ठीक है, तो इस प्रकार वहां उसके 2 मार्क्स हो गए, यहाँ उसके 6 मार्क्स हो गए, टोटल 8 मार्क्स का वो हो गया। इसके बाद इसने बोला, अब बोली में कूद पड़ा वो,
कि बघेली किस क्षेत्र की बोली, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये मैप बना के दिखाया था कि वो मैप पूछ सकता है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में होती है। अब हिंदी का पेपर है, तो हमें उसमें ये तो नहीं करना है कि हम उसमें क्या बनाएं, मैप बनाने लग जाएं, लेकिन हमें उसमें क्षेत्र लिख देना कि बघेली जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें आपका रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, उमरिया, शहडोल, अन्य क्षेत्र शामिल है। फिर उसके बाद किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सौर सोनी अपभ्रंश से है, कि अर्धमागधी है, कि प्राकृत है, कि क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताना पड़ेगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जैसे आपको बताना पड़ेगा कि निषेधात्मक होते हैं, कि उसके बाद निषेधात्मक होते हैं, आदर्शात्मक होते हैं, ठीक है, उसके बाद निर्देशात्मक होते हैं, इस फिर विधानवाचक होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो सीधे आपको लिखना है कितने होते हैं, वो लिखना है, उनका नाम उल्लेख करना है, ठीक है। फिर उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, अब उधर जैसे विराम चिन्ह हम पढ़ते हैं ना, उसी में ही है। तो एक उद्धरण, फिर ये, तो ये होता है जैसे कि मान लीजिए किसी का, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रामधारी सिंह दिनकर, अब ये लिखना है आपको। तो इसमें आप लगाएंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन अगर तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो वही उद्धरण चिन्ह पूछ रहा है कि एक होता है एकहरा, एक होता है दोहरा, ठीक है। फिर यहाँ पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर बताओ, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। तो मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, ठीक है, हमारी माता जी बहुत अच्छे से हैं, हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, मेरे से कुछ मत पूछो, है ना, मुझसे कुछ मत पूछो, इस टाइप से आपको यूज करना है। फिर अगला दिया है कि अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व को रेखांकित करो। तो जो हमने अंग्रेज अनुवाद देखा था, उधर अनुवाद जो पूछेगा वो 40 नंबर का, उसके अलावा भी यहाँ पूछ लिया। तो अब देखिए कि अनुवाद कितना बड़ा सेक्शन है। अनुवाद सिर्फ आपका, सिर्फ अनुवाद ही अनुवाद जो है आपको 40 से 45 नंबर आपको दिलवा सकता है, अगर आपने हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, फिर प्रशासनिक शब्दावलियां जो है उनके अनुवाद अगर आपने याद कर लिए तो। ये आपने देख लिए, शुरू के 25 प्रश्न हमने ये देख लिए। इसके बाद अब देखिए जो रस है, छंद है, उनसे किस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है, 2 10 फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3, आपका ये एक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5। तो प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर 5 प्रश्न पूछे हैं, और ये सभी एक एक नंबर के हैं। इसमें आपसे वो कैसे प्रश्न पूछेगा, इसमें आपसे वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पे पीछे लिखा था ना रस के अंग एवं प्रकार, सिलेबस का हिस्सा लिखा हुआ था, तो उसी से ही एक एक अंक का एक है और टोटल 5 नंबर का है। इसमें आपसे क्या पूछ लिया कि भरत मुनि के अनुसार अनुभाव के कितने भेद हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताइए। तो स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ऐसे करके क्या होता है, रस के अंग होते हैं। तो जो अंग होता है उसी में से एक अंग होता है अनुभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, या स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो जैसे इसमें क्या होता है, कितने भेद होते हैं, तो मोटा मोटी 33 के आसपास होते हैं, जिसमें क्या होता है, शर्माना, चिड़चिड़ापन दिखाना, गुस्सा दिखाना, छोटी मोटी, जैसे जो क्षणिक होते हैं, बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर प्रेम का भाव आया, प्रेम का भाव आते ही आपके चेहरे में जो लालिमा आएगी, ललक आएगी, झिझक आएगी, ठीक है। जैसे वो किसका, एक जॉन एलिया साहब का शेर है ना, कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ये श्रृंगार रस का एक प्रकार से, श्रृंगार रस की एक शायरी है एक प्रकार से। तो उसमें जो उसके चेहरे में शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी जो चीजें आ रही हैं, वो सब चीजें जो है अनुभव का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आपका क्या बनेगा, एक प्रश्न आपका बनेगा कि भाई साहब, एक तो पूछ लिया कि अनुभव के भेद, एक तो अंग अंग था, तो उस अंग में रस के जो अंग होते हैं, रस के टोटल अंग होते हैं, स्थाई भाव, ठीक है, फिर विभाव, फिर उसके बाद आपका होता है अनुभाव, और होता है संचारी भाव। आपको कुछ भी नहीं घबराना है, ये सब हम अगले जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सबको बहुत अच्छे से रस जो है पढ़ेंगे, और आपको इतना अच्छा मजा आएगा कि आप उससे हिंदी में आपकी रुचि जागी होगी हिंदी में। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चार जो होते हैं, ये अंग का हिस्सा पूछ लिया। तो इन्हीं में से पहला उठा के प्रश्न क्या पूछ लिया कि अनुभाव कितने प्रकार का होता है, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, और किसी एक का नाम लिख दो आप, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया वो, कि ये जो पंक्ति दी है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप,
घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो आप देखेंगे कि ये पूछ लिया कि इस पंक्ति में समाहित रस बताइए और उसके उद्दीपन बताइए। ठीक है, अब ये उद्दीपन क्या होता है, तो वो सब चीज अभी आगे आएगी। इसमें तो आप इतना तो बता सकते हैं, इसको देख के आपको, पढ़ के आपको हास्य का भाव हो रहा है, हंसी आ रही है आपको, तो ये हास्य रस का क्या हुआ, उदाहरण हुआ। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, इसमें आपसे क्या पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सा रस है और उसका उद्दीपन पूछा है। ठीक है, अब एक और उदाहरण दिया है उसने आपको कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराई, बिकल बटोही बीच ही पर जो मूर्छा खाई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रस है। ठीक है, इसमें भी पूछा समाहित रस बताओ, इसमें स्थाई भाव पूछ लिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये भयानक रस का एग्जाम्पल है, तो भयानक रस का स्थाई भाव क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, श्रृंगार का रति होता है। ठीक है, ऐसे ही किस चीज का क्या होता है, ऐसे 9 10 हैं, सब बताने पड़ेंगे हमको। अभी मैं आपको यहाँ पढ़ते नहीं खोल रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे कि फिर आगे इसमें क्या प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आश्रय से क्या तात्पर्य है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आश्रय से क्या तात्पर्य है, तो जैसे मैं आपको कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर किसी काव्य का आप आस्वादन कर रहे हैं, किसी काव्य को आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई मूवी देखी, तो मूवी देखी, जैसे लेट सपोज आपने कोई मूवी देखी, मान लेते हैं कि अभी आपने क्रिस्टोफर नोलन की मान लीजिए ओडिसियस देखी। अब उस मूवी को देखने के बाद आपके अंदर जो भाव पैदा हुआ, तो आप कौन है, आश्रय हैं। ठीक है, तो आश्रय से क्या तात्पर्य है कि मैं आश्रय हूँ, मेरे अंदर भाव पैदा था, जिसके अंदर भाव पैदा हो रहा है वो आश्रय है। तो ये पूछ रहा है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आश्रय से क्या तात्पर्य है वो बताना है। फिर मैं सुमझ्यो निर्धार यह जग कांचो कांच को, अब इस छंद में, अब यहाँ पे ये दे दिया कि इस छंद में कौन सा रस है, ये छंद दिया है, इसमें कौन सा रस है। तो इसमें आपको सामान्यतः समझ में आ रहा है कि शांत रस का उदाहरण है, क्योंकि वो आपको जैसे मोक्ष अध्यात्म इस तरीके की बातें की जाए, तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछता है। इस बार ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछा है कि वो पंक्तियां दे करके ये पूछा है कि ये बताओ कि कौन सा रस है इसमें। अब दूसरा था हमारा छंद, तो इसमें छंद दोहा सोरठा और चौपाई ये पूछा है। अब इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें बनता है कि छंद के भेद बताइए। ठीक है, तो छंद के आप भेद बताइए, तो यही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, दोहा सोठा चौपाई रोला वक्रोक्ति और बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या बताना है, जैसे छंद में पूछेगा कि वार्णिक छंद मात्रिक छंद, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें इस तरीके से। ठीक है, मास्टर को आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर जिसमें चरण के अंत में जगड़ मगड़ तगड़, ठीक है, जगड़ एवं तगड़ आने का निषेध है, उस छंद का नाम बताते हुए उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे ये क्या होते हैं, या माता राजभान सगला, तो यगड़ मगड़ जगड़ तगड़ सगड़ नगड़ भगड़, ऐसे करके पूरी 8 चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मैंने बताई थी ना मात्रा, तो ये जैसे किसी में लघु गुरु आएगा, किसी में गुरु लघु आएगा, किसी में गुरु गुरु आएगा, किसी में लघु लघु आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। तो उस पैटर्न से इसमें क्या होता है, 3 का पैटर्न बनता है, जैसे 1 2 3, एक 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 दो एक 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 दो 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 एक एक, ऐसे करके बहुत सारे 8 पैटर्न बनते हैं। तो किसके लास्ट में जगण आता है तगण आता है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं हम, उस छंद का नाम लेते हैं, उदाहरण बताते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा, किसी अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण लिखना है। तो जो हम वो उदाहरण लिखेंगे किसी अर्ध सम्मात्रिक छंद का, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं ये बताने पड़ेंगे। तो ये सब हम छंद के उसमें पढ़ेंगे। फिर पूछेगा गणों को याद रखने हेतु प्रचलित सूत्र लिखो, तो वही मैंने आपको जो बताया, या माता राजभान सलगा, है ना, ये हो गया अपना, इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। फिर छंद में मात्राओं की गणना में काम आने वाले ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों को अलग अलग रखना है, तो ये बताना है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से जो 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ये छंद के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा अपना पूरा सिलेबस एक बार डिकोड कर लिया हमने, कि हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। इसी में हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो 25 क्वेश्चन पूछता है 3 3 अंकों के, जो टोटल 75 अंक बनाते हैं, तो इन 25 क्वेश्चन में क्या क्या शामिल थे हमने देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि जो रस्न है उसके प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। फिर हमने देख लिया जो छंद है उसके प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये क्लास लंबी होगी, लेकिन एक बेसिक आधारभूत क्लास होगी जो आपको आगे आपकी समझ विकसित करने में, हिंदी को पढ़ने में जानने में मदद करेगा।
ये मैंने आगे कौन सी स्लाइड लगा दी, ये हो गया। ये सातवां प्रश्न कहाँ से आ गया, इसमें आते हैं हम, ये आते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा था क्या, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पूछा था, ठीक है। तो इसमें जैसे पूछा है, 5 अनुवाद आपको देखिए क्या दिया है, वो इंग्लिश के। आपको इसको किस में लिखना है, आपको इसमें लिखना है, हिंदी भाषा में लिखना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी गो टू शिमला एवरी ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मे बी obtained, I have not yet received any reply from your end. After that, explain why disciplinary action should not be taken against you. अब आपको पढ़ के ना ऐसा लग रहा होगा कि वैसे तो बन जाएगा, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सेंटेंस का है। इसमें जो मैंने वर्ड इस्तेमाल, जो हिंदी में आप उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप वो प्रेजेंट टेंस को यहाँ पास्ट बना दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद आपका पीछे होगा, हाँ, यहाँ पे पीछे है ये क्या आपका, हिंदी से अंग्रेजी, तो इसमें हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है। अब इसे ध्यान से नोट करें, ठीक, जैसे मैंने आपसे बोला कि इसको मतलब केयरफुली इसको क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे इसे ध्यान से नोट करें। अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड यूज करने पड़ेंगे, इसको हम क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें इस तरीके के किस तरीके के इसमें शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसे ध्यान से नोट करें। फिर उसके बाद इस मामले में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, सरला जोन्स इस कॉलेज में पढ़ा रही है। तो ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं इनको हमें अंग्रेजी में बदलना है, उसी प्रकार से जो पीछे अंग्रेजी में लिखे थे उसको हिंदी में बदलना था। फिर इसी में एक सेक्शन था, कौन सा वाला, प्रशासनिक मानक शब्दों वाला। तो यहाँ पे वाक्यों को हमें क्या करना है, चेंज, यहाँ पे हमें शब्दों को चेंज करना है। तो यहाँ 5 शब्द दिए हैं, जैसे अध्यादेश, सबको पता है क्या होता है अध्यादेश, है ना, कि सर जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती है अध्यादेश की। फिर उसके बाद आपका अनुच्छेद, तो जैसे आर्टिकल हो गया। फिर नियम, निगम लिखा है तो म्युनिसिपल हो गया। निविदा तो टेंडर हो गया। शपथ पत्र हो गया। फिर बैंक करप्ट दिवालिया हो गया, डिसीजन निर्णय हो गया, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार हो गया, लैंडलॉर्ड आपका क्या हो गया, किराएदार मकान मालिक हो गया, ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको, ये मैं डेली 5 5 यही सब तो दूंगा, तो आपको ये याद होते जाएंगे, ठीक है। ये अभी आपका एक टास्क ये है आज का, कि ये जो 5 है और ये जो 5 लिखे इनके आपको हिंदी लिखनी है और आपको याद करनी है। इन पांचों की हिंदी लिखिएगा और इसकी इंग्लिश लिखिएगा और इसकी हिंदी लिखिएगा। और इसके मानक शब्द जो हैं ये आम बोलचाल वाले नहीं, प्रशासनिक वाले यूज करिएगा, ठीक है, इसके लिए। फिर उसके बाद और क्या था, हाँ, और हमने देखा, हाँ ये देखा। फिर जो हमने देखा था अगला, कि एक डिब्बे डिब्बा बना था जिसमें 10 टोटल चीजें दी हुई थी। जैसे इसमें 10 टोटल चीजें दी है ना, ये सभी एक एक, एक जो है 2 2 नंबर के हैं। जैसे इसमें विराम चिन्ह लगाकर, इसको क्या बोला है, नीचे दिए गए वाक्य को उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखें। राम मोहन सुरेश और श्याम घर चले गए। अब इसमें कहीं पर भी क्या कहते हैं, आपका सही विराम चिन्ह लिखा है, तो राम, फिर मोहन, फिर सुरेश। तो आपको यहाँ पे राम के बाद क्या लगाना है, अल्प विराम, फिर मोहन के बाद, सुरेश के बाद, और श्याम घर चले गए, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरीके से आपको जो विराम चिन्ह वाला पोर्शन है इसको हैंडल करना है। तो ये आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर तू निरा बैल है, इस कथन में कौन सी सब शक्ति है। तो अब कोई आदमी सच में बैल होता है क्या, आप किसी को बोलेंगे तुम एकदम बैल हो, ठीक है, तो बैल नहीं होता। तो ये क्या है, ये क्या अभिधा है, नहीं। ये क्या लक्षणा है, नहीं। क्या ये व्यंजना है, नहीं पता, बताइए क्या है ये, आपको उत्तर देना है इसका। तो तू निरा बैल है, ठीक है ना। तो किसी को ऐसे चीज बोला जाती है, जैसे आप किसी दोस्त को बोलते हैं ना कि एकदम तुम जो है लप्पू झन्ना हो, तुम एकदम मतलब गवार हो, तुम एकदम से मतलब क्या हो। जैसे कि सीता तो गाय है, तो क्या सीता गाय हो गई, ठीक है। राधा तो बैल है, तो क्या राधा बैल हो गई। राम तो बैल है। तो इस तरीके से इसमें सब शक्ति वाले पोर्शन में हमें पहचानना होता है कि जो शब्द लिखा गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो अभिधा में आता है, क्या व्यंजना में आता है, क्या लक्षण में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताना अर्वाचीन और सानुनासिक शब्दों के विलोम लिखना है हमको, तो इसके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, एक एक शब्द बताना है उपासना के योग्य, जो उपासना के योग्य हो, तो पूजनीय हो गया मान लीजिए, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। फिर उसके बारे में आपको लिखना है कि अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। फिर चकवा और जत्था शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं आपको। फिर अनाचार और अत्याचार, इन शब्द के शब्द युग्म के अर्थ में अंतर आपको बताना है। फिर तत्व एवं कवित्री शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी है। जैसे देखिए मैंने आपको कवित्री पीछे बताया था, इसमें आधी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा हटा दीजिए, सही हो जाएगा। फिर जो तत्व है इसको सही लिखना है। फिर आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, इस संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना।
फिर स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता, स्वच्छंदता शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वच्छंदता का मतलब क्या होता है। यह पुष्प सबसे सुंदरतम है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कराऊंगा, जो जो टॉपिक होता जाएगा उस टॉपिक के बाद उसका पीवाईक्यू हम सॉल्व करते जाएंगे। अभी सिर्फ एक आपको रूपरेखा दिखाई जा रही है कि ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद हमारा छठवां प्रश्न कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, छठवां प्रश्न हमारा क्या था कि पल्लवन करना है। ठीक है, तो इससे जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, अविवेक ही समस्त आपदाओं का मूल है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। कितने वर्ड में, लगभग लगभग 100 से 100 शब्द में एक्सप्लेन करना है। कि जैसे मान ली अविवेक ही समस्त आपदाओं का मूल है, इसको लिखना है। तो जैसे नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अब ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति से स्टार्ट करिए और बताइए कि कैसे व्यक्ति का जो विद्या है, जो विवेक है, वही उसके जीवन की क्या है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वह उसके जीवन में विद्यमान नहीं है, उसका अभाव है, तो व्यक्ति जो है निराधार हो जाता है और जीवन भर अपने लक्ष्य से भटकता है और कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और जो प्राप्त किया हुआ है वो सब खो जाता है और अक्षुण्णता बनी नहीं रह पाती। इस तरीके से उसको उदाहरण शामिल करते हुए और आगे उसको लिख सकते हैं आप कि दुर्योधन कैसे कितना अविवेकी था, कि उसने मतलब जो है अपने भाइयों को भूमि देने से वंचित रखा और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध किया और अपने सारे भाई खो दिए, अपने माँ बाप को खो दिया और पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। ये सब चीजें आपको लिखनी है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पल्लवन, जो आगे हम और देखेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या था, हाँ, फिर चौथा नंबर प्रश्न हम देखना भूल गए थे, तो उसमें संधि समास पूछा है। तो संधि समास में आप देखिए, पीछे तो 25 जो क्वेश्चन थे उसमें तो पूछा ही है। इधर आपसे क्या पूछा है कि ये बताओ कि जलौध लिखा है, उसमें संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो और नियम बताओ। एक ही साथ में 3 प्रश्न पूछ लिया कि जलौध शब्द की संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है और नियम बताना है। ठीक है, तो हम आपको सब बताएंगे कि किस तरीके से आप संधि पहचाने। फिर दुष्परिणाम शब्द की संधि विच्छेद करके संधि का नियम लिखना है आपको। फिर उसके बाद निम्नलिखित की संधि कीजिए कि उत धनगम, स्थिर धनकार, अहम धनकार, उपधन इच्छा। ठीक है, तो आपको ये सब पता ही है लगभग लगभग, बस हमको नियम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नियम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने भी क्लिष्ट, कितने भी जटिल हिंदी आ जाएगी, हम सब सॉल्व कर लेंगे। इसके पश्चात निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर उनका नाम बताना है। तो यथाशक्ति, ठीक है, कृष्णार्पण, इसका क्या करना है, हमें समास विग्रह करना है। फिर उसके बाद अगला दिया है कि माँ बाप अपना हुक्का पानी लेकर चले गए, इस कथन में आए शब्द युग में कौन सा समास है। तो द्विगु समास है। ठीक है, सॉरी द्वंद्व समास है, इसका उत्तर जो है आपका। तो ये इस तरीके से आपका समास, संधि समास वाले पोर्शन में प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न आता है इसमें, हाँ, फिर इसमें आता है मुहावरे कहावते वाला सेक्शन। तो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, तो जैसे आया डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है, ये मुहावरा, इसको सॉल्व करना है। फिर एक आंख से देखना, इसको बताना है। फिर कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, ऐसा लिखा है। फिर आसमान पर दिमाग होना और ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये मुहावरे हैं। इन मुहावरों का आपको अर्थ बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग बताना है। ये सब हम समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसमें, हाँ, ये हो गया आपका मुहावरे कहावते वाला सेक्शन हो गया। फिर सातवां प्रश्न आपका क्या है, बोली वाला। अब ये जो बोली वाला प्रश्न सातवां आपका, इसमें कितने प्रश्न हैं, इसमें 1 अंक का एक प्रश्न है और टोटल 12 इसमें आपके प्रश्न हैं। 4 बोलियां हैं, तो कितना हो गया भाई साहब, सभी से 3 3 प्रश्न आपसे वो पूछेगा। तो 4 3 12 प्रश्न आपके हो गए। तो आपसे पूछा भादवा की रानी किसकी रचना है और यह कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये बताना है। माच क्या है, इसका आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंधा के आगे रोवणों ने आपना दीदा खोना, इस कहावत का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, फिर संत सिंह जी किसके उपासक थे। तो ये जो शुरू से ही आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि मालवी का है कि निमाड़ी का है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न किसके हो गए, उस भाषा के हो गए, आपके निमाड़ी भाषा के हो गए, मालवी भाषा के हो गए। फिर ये 3 प्रश्न आपके निमाड़ी भाषा के हो गए। ठीक है, तो इसमें आप इतना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस जगह पे पूछा है तो कौन, जैसे मान लीजिए इधर पे लिख दिया कि धार रतलाम, ऐसे कुछ पूछ, जैसे यहाँ पे लिख दिया इंदौर उज्जैन देवास में कौन सी बोली बोली जाती है, ये कौन सा क्रमांक है, निमाड़ी वाला क्रमांक है, तो माली बोली जाती है, माली वाला क्रमांक है। इस तरीके से भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा उसने कि हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित बघेली साहित्य के बारे में पूछ लिया। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के टाइप देखिए, रचना पूछ लिया,
कि किसकी रचना है, रचनाकार का नाम पूछ लिया। माच क्या है, नाटक है जैसे, तो माच के बारे में पूछ लिया। फिर एक कहावत, उस बोली संबंधित कहावत पूछ लिया। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, संत सिंगा जी जो रचनाकार, उस रचनाकार के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया। जैसे ये संत सिंगा जी कौन, एक रचनाकार हैं, निमाड़ी। तो उनके बारे में क्या पूछ लिया कि वो किसके उपासक थे, ऐसा पूछ लिया। फिर उसके बाद निमाड़ के किन्हीं दो लोक नृत्यों के नाम पूछ लिया उसने। ठीक है, तो जैसे लोग ठोठिया हो गया, पनवाड़ी हो गया, ऐसे पूछ लिया आपसे। फिर उसके बाद तीसरा, वसंत निर्गुणे जी की निमाड़ी संबंधित दो रचना बताओ। तो रचनाकार की रचनाओं के बारे में पूछ लिया। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से बोलियों से प्रश्न बनते हैं, ये पूछ लिया, और यही सब हम देखेंगे। जैसे इधर एक प्रश्न पूछा था कि चलनी ना दूध दुई हो, दुइयों दइयों का दोख देई, मतलब चलनी माँ दूध दुई हो, दुही और दइयों का दोख दही, मतलब कि चलनी होती है ना, जिससे वो करवा चौथ में वो देखते हैं, महिलाएं जो होती हैं अपने चांद को देखती हैं, फिर अपने चांद को देखती हैं जो चांद हो चुका होता है। तो उसमें क्या होता है, उस चलनी से अगर आप दूध को क्या करेंगे, दुहेंगे, तो जमीन में ही गिर जाएगा ना, और फिर आप इसको दूध दोष देंगे, दइयों को दोख देंगे। तो ये कहावत पूछा है, इस कहावत का अर्थ आपसे जानना चाह रहा है वो, कि बताइए। तो ये बघेली कहावत है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो जो बघेलखंड के लोग हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। फिर पूरी बघेलखंड में जो है आपका बुंदेली के प्रसिद्ध दो रूपों के नाम लिखना पड़ेगा आपको। फिर बुंदेली कवि माधव शुक्ल को मनोज की प्रमुख दो रचनाओं के नाम बताना पड़ेगा, माधव शुक्ल मनोज जी की। फिर बनाफरी बुंदेली की दो विशेषताएं लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा आपसे। बोलियों की उपबोलियों के बारे में भी पूछ सकता है। और ये फिर जाकर के आपका जो है ये समाप्त होगा। और शायद इसमें पैसेज डालना मैं भूल गया हूँ, शायद भूल गया हूँ, शायद, पर भूलना तो नहीं चाहिए। देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि डाला है कि नहीं डाला। शायद डाला तो होगा मैं, माफ कीजिएगा, मैं डाल नहीं पाया अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित गद्यांश का ऐसा है कि उसमें एक गद्यांश दिया रहेगा और उसमें से 6 प्रश्न रहते हैं, उस 6 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने रहते हैं। तो हमने ये सब अभी तक देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कि हमने ये देखा कि हमारे समक्ष जो हमें सबसे बड़ा काम है कि हमें रणनीति बनानी है। क्यों बनानी है रणनीति? कि हमारे समक्ष जो है चुनौती, चुनौती क्या है? एमपी पीएससी का पेपर 5 का सिलेबस चुनौती है। तो क्या हमने सिलेबस देखा? तो हाँ, हमने सिलेबस को देख लिया। उसमें क्या क्या है? उसमें 1 से लेकर 8 तक, 8 पॉइंट तक चीज़ें हैं। और जिसमें ये 25 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स के, जो टोटल 75 पहुंचता है। इसके अलावा इन सब से और चीज़ें आती हैं 125 नंबर के आसपास। तो ये आपका हो जाता है 200 नंबर का। इसके पश्चात हमने क्या देखा? हमने PYQ देखा। PYQ में हमने क्या देखा, किस किस प्रकार के, किस किस कोटि के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने देखा। फिर हमारी क्या अप्रोच होगी, हमने ये देखा। इसके बाद जो है आपको एक टास्क मैं आज दूंगा। आपको ये टास्क होगा कि आपका टास्क ये है आज का, कि ये जो वीडियो तो आप देखेंगे ही, समझेंगे ही इसको। आपका टास्क ये है आपका कि इस पेपर में 2025 के PYQ में, पेपर 5 के, आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पिनाका स्टडी सर्कल के। और नहीं मिला तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से, अन्य जगह भी मिल जाएगा। और मैं इसको पिन भी कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो मैंने डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ें बताई हैं आपको, कौन सी, जिसमें आपका क्या क्या शामिल, देख लीजिए। हाँ, आपका विराम चिन्ह आपको बता, आपको 5 विराम चिन्ह, ठीक है। इसके बाद 5 विराम चिन्ह बताने हैं आपको। 5 आपको पर्याय वाची बताने हैं आपको। इसके बाद आपको टास्क ये है कि आपको पहला तो ये जो PYQ है 2025 वाला, इसमें जितने भी आपको विलोम शब्द हैं, जितने भी इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, जितने भी इसमें आपके अनेक शब्दों में एक शब्द आए हैं, जितने भी इसमें आपके प्रशासनिक शब्द आए हैं, इसके अलावा जितने भी इसमें मुहावरे कहावतें सब चीज़ें आई हैं, इन सब चीज़ों को आपको सॉल्व करना है अच्छे से, और एक कागज़ पे लिखना है। और कल इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसका उत्तर भी देना है। साथ ही साथ में ये जो मैं आपको डेली प्रैक्टिस बताया हूँ, तो ये जो विलोम शब्द हैं, ये 5 विलोम शब्द, इसमें उन्नति, नवीन, कृत्रिम, स्वतंत्र, आशा, इन 5 शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। फिर पर्यायवाची शब्द में सूर्य, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और कमल, इनके पर्यायवाची शब्द आपको याद भी करने हैं और कागज में लिखने हैं। इसके बाद आपको जो मुहावरे हैं, तो उसमें जैसे आंख का तारा,
आंख का तारा हो गया आपका, दांत खट्टे करना, फिर 9 2 11 होना, नाक में दम करना, हाथ पांव फूलना। इन 5 मुहावरों के आपको अर्थ लिखने हैं, वाक्य प्रयोग लिखने हैं। साथ ही प्रशासनिक शब्दावली जो है, इसमें आपको अधिसूचना, परिपत्र, निविदा, कार्यवाही, प्रतिवेदन, इन सब के 5 इंग्लिश में आपको क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। वैसे ही तत्सम तद्भव है, तो आपको अग्नि, दुग्ध, दंत, हस्त, कर्ण, इनके तत्सम लिखने हैं और तद्भव लिखने हैं। मतलब 5 तत्सम लिखिए आप, जैसे तत्सम शब्द है तो इसका आपको तद्भव लिखना है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, जो कभी न मरे, जो सब कुछ जानता हो, उसका कोई शत्रु ना हो, जो कम बोलता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। इन 6 जो चीजें हैं, इन सबको आपको कल करना है। और जो PYQ है उसको भी आपको, इसमें जो विलोम शब्द वाली चीजें हैं इसको आपको करना है। आप सभी के पास हिंदी की किताब होगी, नहीं हो तो आप कुसुमलता श्रीवास्तव मैम जो है उनकी किताब को आप जो है अध्ययन करें। और साथ ही साथ में अब जो इसमें आपको नोट्स बनेगी वो भी आपके नोट्स के ही काम आएगी, प्रॉपर फुल फ्लेज नोट्स और PDF आपको मिलेगा इसमें। तो ये आपको टास्क करना है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में डलवा दिया जाएगा। साथ ही साथ में अब जो हमारा जो समग्र का जो ऑफर है, ये आज के लिए और है आपके पास। इसमें आपका बेसिक का कोर्स जो है 1500 रुपये का, प्लस समग्र एडवांस का कोर्स 4500 रुपये का, और समग्र एलीट का कोर्स 9500 रुपये का है। ये कल बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन होने की वजह से इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, बहुत सारे बच्चे इसको ले रहे थे, तो इसीलिए इसको आज के लिए और बढ़ा दिया गया है। आप इसको लीजिए और इसका लाभ उठाइए और अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो पढ़ाई है उसको और बेहतर करिए। तो आई होप सो कि ये जो हमने अभी पेपर 5 का एनालिसिस देखा, पेपर 5 का सिलेबस डिकोड किया, कैसे पढ़ेंगे स्ट्रेटजी बनाई, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कल की जो क्लास रस की होगी उसमें हम मिलते हैं और उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो पिछली, जो इस वीडियो में हमने एक डिमांड रखी, जो चीज़ें रखी कि इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से एनालिसिस करके चलेंगे, तो उसका पूरा पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।